हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था क्लासिफिकेशन में कि जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइड होती हैं या क्लासिफाइड की गई हैं। तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि ग्रेन्युलोसाइट्स क्या हैं और वो कितने टाइप की होती है और उनके अपने फंक्शन क्या है, उनका वेरिएशन क्या है या क्लिनिकल एस्पेक्ट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम अगर जानते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है, ग्रुप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है देट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रेन्यूल्स के बारे में भी डिस्कस किया था एज अ इंट्रोडक्शन कि ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। और ऑल ग्रेन्युलोसाइट्स आर डिफरेंशिएटेड सेल विथ लाइफ स्पेन ओनली फ्यू डेज। क्या है? लाइफ स्पेन ओनली फ्यू डेज का रहता है इन ग्रेन्युलोसाइट्स का। और जो सेल है उसके अंदर हमने देखा था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम डेट आर पुअरली डेवलप्ड विथ फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इसके अंदर हमने देखे थे इंट्रोडक्शन में कि जो एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, एक अपना साइटोप्लाज्म होता है, उसके साथ कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस या डिग्रेडेशन का वर्क करते हैं, किलिंग करने का वर्क करते हैं बैक्टीरिया को, है ना, या एंटीजन को। तो हमने ग्रेन्युलोसाइट को डिवाइड किया था फर्दर न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स में और बेसोफिल में। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। आगे हम वन बाय वन एक एक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, एक न्यूट्रोफिल, एक इयोसिनोफिल और एक बेसोफिल। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल क्या है? मल्टी लोब न्यूक्लियस वाली एक सेल है, इसमें मल्टी लोब्ड है, मतलब इसीलिए हम इसको PMNS भी बोलते हैं, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स, है ना। और इसके अंदर क्या है? बहुत सारी मात्रा में ग्रेन्यूल्स होता है जो फेगोसाइटिस एक्टिविटी करता है बैक्टीरिया की और फंगस की। ठीक है। और मोस्टली ये प्रोड्यूस होती है बोन मेरो में। किससे? माइलोब्लास्ट से। माइलोब्लास्ट भी एक हिमोपोइटिक स्टेम सेल का टाइप ही है, स्टेम सेल। ठीक है। इयोसिनोफिल क्या है? बाइलोब न्यूक्लियस होता है इसमें, जैसे इसमें देख रहे हैं इस डायग्राम में बाइलोब न्यूक्लियस है। इसके सामने वाले जो डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, 2 न्यूक्लियस है, इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है, इसलिए पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल बोला है इसे। और मोस्टली जो इयोसिनोफिल से वो डिस्ट्रॉय करती है पैरासाइटिक वर्म, है ना, मतलब जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है उसमें मोस्टली एक्टिवेट होती है और वर्क करती है। और मोस्टली इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का भी फॉर्मेशन करती है, और ये भी माइलोब्लास्ट से ही प्रोड्यूस होती है बोन मेरो में। ठीक है। इसके अंदर लोब्ड न्यूक्लियस होता है बेसोफिल के अंदर, और ये पर्पल ब्लैक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, और ये कोज करती हैं वासोडाइलेटेशन बाय रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? एक प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर है या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है जो एलर्जिक रिएक्शंस में वर्क करता है, और ये भी प्रोड्यूस होती है बोन मेरो में और माइलोब्लास्ट से। ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक न्यूट्रोफिल का डायग्राम कैसा है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं अगर इसका न्यूक्लियस, तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसे पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, और ये मल्टी लोब्ड 1 to 6 हो सकते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और ऐसे 6 भी एक ही सेल में देखने को हमको मिल सकते हैं। इसीलिए हम पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इन्हें। और अगर बात करें इसके कलर की, तो ये पर्पल इन कलर है, पर्पल कलर की हमें न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है। और इसी के अंदर देखिए हम ग्रेन्यूल्स को भी देख पा रहे हैं। सेल का एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, साइटोप्लाज्म है, लिपिड्स है और फेगोसोम है। और
अगर हम बात करें इसके एक लोब की, तो ये लोब जो है हॉर्स शू शेप का होता है, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स क्या है, फाइन सेंड लाइक स्ट्रक्चर है, सेंड लाइक, सेंड यानी कि रेत होता है, उसके टाइप का एक पार्टिकल होता है। हमने स्टार्टिंग में बात किए थे कि इसके अंदर कुछ लिपिड्स, ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम एक्टिविटी करते हैं। अगर अब हम बात करें इसकी लाइफ स्पेन की, इसकी लाइफ जो है 6 to 30 आवर्स की होती है। और जब न्यूट्रोफिल जो है सर्कुलेशन से जब टिश्यू तक पहुंचती है, तो ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज में। नॉर्मल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स, तो नॉर्मल परसेंटेज न्यूट्रोफिल्स का 50 to 70% रहता है। न्यूट्रोफिल्स 70% तक रहती है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ही रहती है सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट functions of neutrophil. The first major function of neutrophil is phagocytosis. Major function is phagocytosis. Whenever the body gets invaded by a bacteria, neutrophils are first cells to seek out to ingest and kill the bacteria. This is PMN, first line of defense. Because they kill and ingest the bacteria. Neutrophils also contain fever producing substance is called endogenous pyrogen. Endogenous pyrogen. They important mediator of febrile response. Febrile response. Febrile means fever. इसमें आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स अगर किसी कंडीशन में बढ़ रही है या कम हो रही है, तो यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिलिया और एक होता है न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोफिलिया का मतलब होता है कि न्यूट्रोफिल्स जो है मोर देन 70% से ज़्यादा है, और न्यूट्रोपेनिया मतलब 20% से न्यूट्रोफिल कम है। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया एंड न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया मोस्टली दो कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, एक फिजियोलॉजिकल भी होता है और एक पैथोलॉजिकल।
तो सबसे पहले हम न्यूट्रोफिलिया देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में सपोज कोई एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर भी उसका न्यूट्रोफिल काउंट थोड़ा सा रेस हो जाता है। सेकंड, प्रेगनेंसी। अब पैथोलॉजिकल कोजेज में देखें तो पायोजेनिक इन्फेक्शंस, टिश्यू डैमेज लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड बर्न्स, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, पॉलीसाइथेमिया वेरा एंड ल्यूकेमिया, रूमेटॉइड डिसीज, ड्रग्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और स्टेरॉयडल ड्रग्स, एक्यूट हीमोरेज और हीमोलाइसिस। इस कंडीशन में हमको ये न्यूट्रोफिल्स रेस्ट मिलेगी। अगर न्यूट्रोपेनिया मतलब अगर न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम हो रहा है बॉडी में तो मोस्टली कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन होते हैं, उसमें हमको ये कम देखने को मिलेगी। तो एक है टाइफॉइड फीवर और सेकंड है वायरल इन्फेक्शंस, और सेकंड जो है बोन मेरो डिप्रेशन, जहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड सेल का, अगर वहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसके कारण न्यू सेल जनरेट ही नहीं होगी। तो बोन मेरो डिप्रेशन में जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया है या ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस है। और एक कंडीशन है हाइपर स्प्लेनिज्म। हाइपर स्प्लेनिज्म मतलब स्प्लीन अपना फंक्शन नॉर्मल से कुछ ज़्यादा कर रहा है अगर, तो उसको हम हाइपर स्प्लेनिज्म कहते हैं। कुछ जैसे इम्यूनोलॉजिकल डिसीज़ होती है या ऑटो इम्यून डिसीज़ है कोई, जैसे एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रेमेटस। कुछ ड्रग्स होते हैं जिसके कारण भी न्यूट्रोफिल्स का काउंट हमें कम देखने को मिलता है। एंटी थायराइड ड्रग चल रहा है कोई, या एनसेट चल रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, या कीमोथेरेपी चल रही है, उसमें भी हमें न्यूट्रोपेनिया देखने को मिल सकता है। और एक फेमिलियल साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया होता है। फेमिलियल जेनेटिक बोल सकते हैं हम, जेनेटिक। अब हम बात करेंगे इयोसिनोफिल्स के बारे में। तो जो इयोसिनोफिल्स है ये बॉडी में 1 to 4% होती है नॉर्मली, 1 to 4% होती है ये। और अगर इसका हम साइज़ देखें तो साइज़ भी इसका न्यूट्रोफिल्स के जैसा ही होता है, 10 to 14 माइक्रोन। और इसका हम न्यूक्लियस अगर देखें तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस के साथ में ये जो दो लोब है, एक ये वाला और एक ये क्रोमेटिन थ्रेड से जुड़ा हुआ रहता है। क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड से ये कनेक्ट रहते हैं आपस में, और इसीलिए ये स्पेक्ट्रल अपीयरेंस देते हैं, स्पेक्ट्रल अपीयरेंस। और अगर हम देखें सेल का जो कलर है वो पर्पल कलर है, पर्पल इन कलर। और साइटोप्लाज्म जो है वो एसिडोफिलिक और ग्रेन्युलर है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रेन्यूल है और एसिडोफिलिक है ये। एसिडोफिलिक, इसके अंदर सेल का अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक गोल्गी अपरेटस भी है। और कुछ जो ग्रेन्यूल्स है वो मोस्टली हाई पेरोक्सिडेज कंटेंट्स रहता है इसके अंदर, मतलब मोस्टली हिस्टामिनाइज्ड रहता है। और कुछ लाइसोजाइम्स रहते हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी ग्रेन्यूल्स के बारे में कि जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं ये लाइसोसोमल एक्टिविटी रहती है, क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स कंटेन रहते हैं
इसका भी फंक्शंस जो देखें अगर हम, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा इसका मेजर फेगोसाइटोसिस ही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया इओसिनोफिल्स का, और नॉर्मल परसेंटेज देख लिया हमने, नॉर्मल साइज देख लिया, इसके साइटोप्लाज्म की भी बात कर ली, न्यूक्लियस के बारे में। अब हम बात करें फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल्स की, तो फर्स्ट फंक्शन होता है इओसिनोफिल का फेगोसाइटिक, सेकंड होता है हेलमिंथ रिलीज ग्रेन्यूल्स, मीन्स पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है अगर तो। सेकंड थर्ड आप देखें अगर, तो इमीडिएट टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन न्यूट्रलाइज हिस्टामिन एंड डाउन रेगुलेट एलर्जिक रिएक्शंस। तो इओसिनोफिल्स हाइपर सेंसिटिविटी अगर कोई रिएक्शन होती बॉडी में हो रही है तो उसके अंदर भी ये अपना फंक्शन करती है। और अगर कहीं एक्सेसिव लेवल पर टिश्यू डैमेज हो रहा है या फिर मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो रहा है तो वहाँ पे भी हमें इसका रोल देखने को मिल सकता है इओसिनोफिल्स का। अगर हम बात करें बेसोफिल के बारे में, तो नॉर्मली इसका जो परसेंटेज होता है वो लेस देन कितना 1%, लेस देन 1% होता है इसका काउंट बेसोफिल का। और बेसोफिल का अगर हम साइज देखें तो साइज जो है वो 10 to 14 होता है, 10 to 14 माइक्रो यूनिट होता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल का साइज सेम होता है। और अगर हम इसका न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस है ये दिख रहा है, जो एस शेप न्यूक्लियस होता है इसमें, बस इसका हमको यही याद रखना है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो एस शेप का रहेगा, एस। ठीक है, और मोस्टली सिमिलर दिखता है किससे, इओसिनोफिल से। और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, क्योंकि हम ग्रेन्युलोसाइट की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रेन्यूल्स हैं जिसे लार्ज कोर्स ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कम रहेंगे, मतलब इसका नंबर जो है वो कम रहेगा, लेकिन इसके लार्ज ग्रेन्यूल रहेंगे। ठीक है, और ये जो ग्रेन्यूल है इसके अंदर ही एक ECFA होता है, ECFA मतलब इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ए, इसके अंदर कंटेन होता है ये। इसके बारे में हम अभी आगे इसके फंक्शन में चर्चा करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। तो हमने जान लिया कि बेसोफिल का नॉर्मल जो काउंट है वो लेस देन 1% रहता है, और इसका डायमीटर 10 to 14 म्यू रहता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप्ड का रहता है, और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो प्लेंटी होते हैं, मतलब कम होते हैं, लेकिन इसका लार्ज रहता है ग्रेन्यूल। ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोजन रहेगा एनर्जी के लिए, साइटोप्लाज्म भी रहेगा, और गोल्गी अपरेटस रहेगा, अपना माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा अपनी, ठीक है, एटीपी जनरेट करने के लिए। और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है इसमें ECFA जो है वो तो है ही, साथ में इसके अंदर हिस्टामिन भी रहता है। ठीक है, हिस्टामिन एक रहेगा, हिस्टामिन और एक रहेगा हिपेरिन, क्योंकि जब हम इनके फंक्शन की बात करेंगे तो हिपेरिन का एक अपना फंक्शन रहेगा, हिस्टामिन का एक अपना रहेगा, ECF का एक अपना फंक्शन रहेगा। तो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर देख लिया है इसका, तो अब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे।
अगर अब हम बात करें बेसोफिल के फंक्शंस की, तो पहला फंक्शन इसका रहता है फेगोसाइटिक फंक्शन है। सेकंड मोस्ट मेजर जो फंक्शन है इसका, वो सेकंड वाला फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हमने डायग्राम में देखा था कि एक कंटेंट रहता है ECFA, इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर A, इयोसिनोफिल फैक्टर A फॉर एनाफाइलेक्सिस। मोस्टली मतलब जब क्या होता है कि जब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस HSR, जब इमीडिएट टाइप की जो सडनली जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है बॉडी में, तब बेसोफिल ही वो सेल होती हैं जो हमको उससे बचाने का वर्क करती हैं। जैसे कि माइल्ड अर्टिकेरिया हो गया या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, और मोस्टली जो सीवियर एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, शॉक, वो भी कौन सा, एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है, उसमें भी ये वर्क करती है। अब हम इसके थर्ड फंक्शन की बात करें, तो इसके अंदर हमने देखा था कि कुछ मात्रा में या कुछ उसमें हिपेरिन भी रहता है, हिपेरिन। तो हिपेरिन का वर्क क्या है, एंटी कोएगुलेशन या एंटी कोएगुलेंट। तो कुछ मात्रा में ये क्या करती है, एंटी कोएगुलेंट का भी वर्क करती है, क्योंकि इसके अंदर हिपेरिन रहता है, तो ब्लड को फ्लूइड फॉर्म में भी रखने का वर्क करती है, फ्लूइड स्टेट में रखने का वर्क करती है। अब हम अगर इसके फोर्थ फंक्शन की बात करें, तो एक इसके अंदर हार्मोनल एक्टिविटी भी होती है, हार्मोन। और मोस्टली क्या होता है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज नाम का ये एंजाइम रिलीज करती है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। इसके अंदर एक फोर्थ में हार्मोन होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जिसका वर्क होता है कि आफ्टर मील क्या करती हैं, ये फैसिलिटेट करती हैं एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो हमने जान लिया फंक्शन ऑफ बेसोफिल। अब हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो बेसोफिलिया और एक होता है इयोसिनोपेनिया। तो इंक्रीज इन बेसोफिल, ठीक है, अगर बेसोफिल 1% से अगर ज़्यादा हो रही है, किस किस कंडीशन में हो रही है, तो फर्स्ट जो वायरल इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, है ना, और जो ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, इसके अंदर हमें इसका काउंट देखने को बढ़ के मिल सकता है। अब हम देखते हैं बेसोपेनिया। पेनिया मीन डिक्रीज इन बेसोफिल कॉजेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स अगर कोई हम इंजेक्शन लगाते हैं अगर, तो उसके अंदर हमें इसका काउंट डिक्रीज देखने को मिल सकता है। और ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन, जैसे कोई भी आपने अगर किसी पेशेंट को IV एडमिनिस्ट्रेशन किया है कोई ड्रग, तो उस कंडीशन में हमें बेसोपेनिया देखने को मिल सकता है।